इधर देखिए, लॉगरिथम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लॉगरिथम का बेसिक बता चुके हैं। क्या क्या था बेसिक में? सबसे पहले अगर a के पावर x बराबर b लिखा हुआ है तो x बराबर क्या लिखते हैं अगला लाइन में? log a बेस पर b, ठीक है। यानी कि log जो है पावर को लिखने का तरीका है। ये इसका इनफॉर्मल डिफिनीशन है, मतलब नॉर्मल डिफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल जो डिफिनीशन होगा जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे जब क्लास 12th में, वहाँ पर इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे और दूसरे रूप में। और डिफिनीशन ऐसे ही काम करता है। डिफिनीशन जो होता है शुरुआत में हम लोग नॉर्मल डिफाइन करते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिफिनीशन को भी सुधारते जाते हैं। जैसे में बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि रेखा को डिफाइन करो, रेखा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं कि वो जिसके पास सिर्फ लंबाई हो चौड़ाई न हो, रेखा का डिफिनीशन होता है। लेकिन 9वां 10वां में जाकर के आप जब किताब खोलिएगा उसमें लिखा रहेगा कि रेखा जो है अपरिभाषित है, यानी कि लाइन को जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से बिंदु के बारे में, पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि वो जिसकी न लंबाई हो ना चौड़ाई हो, ठीक है। यानी कि पॉइंट जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो। जरा सोच करके देखिए, आपने इसको ऐसे लिखा, क्या इसका कुछ तो मतलब कि लंबाई चौड़ाई होगा? क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ करके आ रहे हैं, बायोलॉजी में हम लोग जो चीज़ें दिखाई नहीं देता है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, उसका भी कितना लेंथ होता है एंगस्ट्रम में मापते हैं, है ना। बैक्टीरिया का मतलब कि चौड़ाई, डायमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रम में नापा जाता है। तो ये तो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये तो आंखों से दिखाई दे रहा है। अरे कुछ नहीं तो 0.1 mm तो है ही, इस हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया कि वो जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, ठीक है। फिर तो यह डिफिनीशन देना पागलपन है। तो इसका मतलब ये हुआ, उस डिफिनीशन के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि आप जो है उसको निरूपित करने के, ये पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट दिखेगा कैसा? तो इस तरह का, यानी कि छोटा से छोटा पॉसिबल, कोई इससे भी छोटा बनाना चाहे, ठीक है, इस तरह से कर दिए, ठीक है। यानी कि जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सके एक ऐसा चीज जो कि जिसके पास न लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, वो क्या होगा? पॉइंट का आएगा। लेकिन उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, हमको दिखाना है, तो कैसा होगा? एक छोटा से छोटा डॉट मार्क्स बना देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल डिफिनीशन पढ़ते हैं। इनफॉर्मल डिफिनीशन का काम होता है, डिफिनीशन मतलब परिभाषा, ठीक है। इनफॉर्मल डिफिनीशन जो होता है आपके दिमाग में कंसेप्ट क्रिएट करता है कि हम जिस चीज के बारे में बात करें वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बाद में उस डिफिनीशन को हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा प्यूरिफाई करते चले जाते हैं। और अगर डिफिनीशन का बात किया जाए, जैसे मैं आप लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ के आ रहे हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो क्लास 8 तक जब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो वहाँ पर उसको परिभाषित किया जाता है। जितने भी मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। क्लास 8 तक डिफिनीशन ये रहता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मतलब कि कलेक्शन है, समूह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ये क्लास 8 तक का डिफिनीशन रहता है। जैसे ही क्लास 9 में जाते हैं हमारा परिभाषा चेंज हो जाता है, पूरा तरह से चेंज हो जाता है। वो वहाँ पर जो है क्लास 8 तक पढ़ते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उस कलेक्शन का मतलब समूह, ठीक है। किसका? रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही क्लास 9th में एंट्री लीजिएगा, वहां पर अगर आपने परिभाषा इसका पढ़ा होगा वास्तविक संख्या का, ठीक है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। कहने का मतलब वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक न हो। देखिए तो दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया, ठीक है। तो ये डिफिनेशन क्यों दिया गया? परिभाषा जो दिया जाता है, ठीक है,
परिभाषा का मतलब होता है कि किसी वो जो है बाकी सब चीज़ों से क्या नजर आए, अलग नजर आए। तो हम लोग क्लास 11th में आ गए हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना रहेगा इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो संख्या हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, जब इसके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं तो एक ऐसा हमको परिभाषा निर्माण करना पड़ेगा, परिभाषा बनाना पड़ेगा जो कि बाकी सब संख्याएं और इस संख्या को अलग अलग कर दे। ठीक है, जैसे में अगर हम पिछला परिभाषा जब पढ़ रहे थे, ठीक है, कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है, तो हमको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि और कोई नंबर है कि नहीं है, बस सुन रहा है। लेकिन जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक न हो, वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक न हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? आ गया ना? यानी कि ये जो डिफिनेशन है आपको आगे का क्या कर दिया, रास्ता खोल दिया, यानी कि कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, जैसे में रूट अंडर -2 इसको स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा? -2। ठीक है, रूट अंडर -7 स्क्वायर हटेगा -7। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया। ये जितनी भी संख्याएं क्या है, ठीक है, ये रियल नंबर तो नहीं है, क्योंकि इनको स्क्वायर करने पर क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। और बोल रहा है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो देखिए कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या उठाइए, जैसे में 2 परिमेय संख्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 होगा। पॉजिटिव आया कि नहीं, यानी कि ऋणात्मक तो नहीं है, ये समझ में आ रहा है। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना? 9, ये तो ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, इसको स्क्वायर किए कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इस डिफिनीशन में ऐसा हम डिफिनीशन बना दिए जिसमें कि रेशनल और इरेशनल नंबर ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अपने आप आ गई, क्योंकि परिमेय का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अपरिमेय का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 भी इसमें आ गया। इसीलिए लिखते हैं ऋणात्मक न हो। अगर हम सिर्फ लिख देते धनात्मक हो, ठीक है, अगर हम लिख देते धनात्मक हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो उसमें 0 छूट जाता, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, लेकिन वो रियल नंबर तो है। इसीलिए डिफिनीशन में यहाँ पर क्या लिखा जाता है? ऋणात्मक न हो, सिर्फ 0 को उसमें लाने के लिए। अगर 0 वहां पर नहीं रहता तो हम सीधे लिख देते वो संख्याएं जिनका वर्ग क्या हो? धनात्मक हो। अगर हम लिखते हैं धनात्मक हो तो वहां पर कौन छूट जाता? 0। अगर हम लिख दिए वे संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक न हो, इसका मतलब इसमें 0 भी आ गया, परिमेय संख्या भी आ गई और अपरिमेय संख्या भी, सब के सब आ गया। तो हमारा पुराना वाला डिफिनीशन को जितने भी नंबर्स उसको ले भी लिया और नए जगह जाने के लिए रास्ता भी खोल दिया है कि कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? निगेटिव आएगा। बात सुनना रहा? तो इस तरह से डिफिनीशन जो होता है समय के साथ जो है प्यूरिफाई होते चला जाता है। ये जो लॉगरिथम का जो डिफिनीशन है, लॉगरिथम का हिंदी होता है लघु गणक। देखिए लॉगरिथम का क्या होता है? लघु गणक। लघु का मतलब छोटा और गणक मतलब गणना करने वाला, काउंटिंग करने वाला। वो जो छोटा मतलब बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को क्या कर दे? छोटा कर दे। बात सुन रहा? जैसे में कोई पूछ देगा 2 के पावर 32 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, अप्रोक्स में जो भी हो, तो 32 पर कौन गुना करने जाएगा? सुन रहा? तो इसको हम लॉग के हेल्प से करेंगे तो लॉग जो होगा आपको जो है अच्छा खासा रफ आइडिया जो है इसमें दे देगा। और सुन रहा? या फिर आगे जाके पढ़ेंगे इसमें 2 के पावर मान लो लिख दिए 100, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत सारे अंक आएंगे ना 2 के पावर 100 में। जैसे मान लो कि लिखते हैं 2 के पावर 10 लिखते हैं, कितना होता है? 1024 आता है। कितना अंक आया? 4 अंक आया। तो लॉगरिथम हमको ये सब भी बता देता है कि 2 के पावर 100 में अंकों की संख्या कितनी होगी। ये कहाँ से पता चलेगा? लॉगरिथम से। लघु गणक यानी कि गणना को क्या कर दे? छोटा कर दे। काउंटिंग को जो क्या कर दे? ये छोटा कर दे। कैलकुलेशन को छोटा कर दे। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है अभी तक ये बता चुके हैं
कि अगर a के पावर x बराबर b हो तो x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, log a बेस पर b। यहां पर ये सब काम जो हम लोग 8वां में करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। घातांक और करनी सब जो पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। ये इसका घातांक रूप है, ये कौन सा रूप है, घातांक रूप है। और ये जो आपका हो गया लॉग रूप यानी कि लघुगणक, लघुगणक रूप यानी कि लॉगरिथम फॉर्म, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो पावर में रहता है ना, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, या फिर इंडेक्स, इंडिसेज, ठीक है। इंडेक्स का मतलब भी होता है घात, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब भी होता है घात और पावर। बात समझ में आ रहा है, ठीक। सीधा देखिएगा, तो कल भी हम बताए थे, इधर कल हम बताए थे कि अगर हम लेते हैं 2 के पावर 3 कितना आया था, 8, 2 के पावर 4 कितना आया था, 16। तो अगर हम बोले कि 2 के पावर कितना लिखें, मेरा जो है 12 आ जाए, या फिर कोई नंबर ले लो 13 आ जाए। 2 पर कितना पावर ले, कितना आ जाए, 13 आ जाए। क्वेश्चन हो सकता है ना। तो आप बोलोगे कि सर भी तो नहीं पता चल पा रहा है कि 2 पर कितना पावर रखेंगे 13 होगा, तो बोले ठीक है अंदाजा लगाओ कितना होगा। तो तुम अपने अंदाजे से ये बता सकते हो सर इतना तो फिक्स है कि 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा रखेंगे 5, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, क्योंकि 13 से छोटा है। अगर हम 3 से कम रखेंगे, ठीक है, तो 3 पर कितना आ जा रहा है, 8 आ रहा है। 3 से कम रखेंगे तो 8 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो भी मेरा नंबर होना चाहिए वो x का जो वैल्यू होना चाहिए, आप यहां से तो अंदाजा लगा रहे हो, 3 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, किससे, 4 से। अंदाजा तो लग गया मेरा, ठीक है। अंदाजा जब लग गया ना कि मेरा नंबर इसी के बीच में आने वाला है, हम इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, सवाल ये उठता है। और उसी नंबर को निरूपित करने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम, ठीक है। ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह से हम लोग पढ़ते तो हैं कि पॉइंट क्या है, जिसका ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो। पॉइंट का डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, बिंदु का जिसका ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, ठीक है। लेकिन उसको निरूपित तो करते हैं। चीजें तो हम तो जान गए कि वो 3 से 4 के बीच में होगा, लेकिन इसको निरूपित कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक्स बराबर लिखेंगे log 2 बेस पर 13, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक आइए और हमेशा आदत बनाइए, अगर कहीं पर लॉग के रूप में ऐसे लिख दिया तो उल्टा भी जाने का डाली, यानी कि अगर मान ली कि ये ना लिखा रहे, हमको यहाँ से जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमको घातांक के फॉर्म में जाना है। हम क्या करेंगे, जब लॉग हटाते हैं तो ये जो बेस जो यहाँ पर आता है यहाँ पर आ जाएगा और एक्स कहाँ पर चला जाएगा, पावर में। हमेशा ध्यान में ये रखना है कि लॉग जो होता है ना पावर को निरूपित करता है। लॉग किसका वैल्यू है, ये पावर का। यानी कि जब लॉग हटाएंगे तो यहाँ का जो बेस है यहाँ पर जाकर के बेस बनेगा, और ये कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। इस पर हम लोग बहुत सारा सवाल भी बना चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं डस्टर कहाँ है, कुछ क्वेश्चन जो दिए थे, बिना फॉर्मूला का चर्चा किए बिना हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को हल किए थे। इधर देखना, जैसे में है पहली बात की लिखने का, मान लो कि x³ बराबर 64 है, तो अभी कौन सा फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अभी इसका कौन सा रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, घातांक रूप में है, घातांकीय रूप में है ये। हम इसको बोले कि इसको लॉग में चेंज करो, तो अगला लाइन तुम्हारा क्या होगा, बोलो, पहले 3 इक्वल्स टू, लॉग किसको लिखेगा, पावर को, 3 इक्वल्स टू लॉग, ठीक है, 64 टू द बेस x। इसको पढ़ने का जो तरीका है, इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं log 64 टू दी
बेस x हो जाएगा, ठीक है। या फिर हिंदी में अगर पढ़ना है log, ठीक है, पर हिंदी में आधार को पहले पढ़ते हैं, log x आधार पर 64। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे में अगर हमको पता है 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अगर हमको इसको log के रूप में लिखना है कैसे लिखेंगे? 5 इक्वल्स टू log 32 टू द बेस 2, ठीक है। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर log में दिया रहेगा तो आप उसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम दे दिए log 3 बेस पर 4 इक्वल्स टू हम दिए हुए 2/3। इसको कैसे लिखेंगे घातांक के रूप में? मेरा क्या होगा ये? log घटाएंगे तो 3 के पावर, हाँ, यानी कि 4 बराबर 3 के पावर 2/3, ठीक है। हालांकि ये गलत नंबर लिखा हुआ है, सुना ना, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। कोई वैसा नंबर लिखते हैं जहां से आसानी से हो जाए। मान लो कि यहाँ पर लिखते हैं 9 लेते हैं, इतना बराबर 2 है। इसको कैसे लिखेंगे? सही भी है, समझ में आ गया? यानी कि log से घात में जाना और घात से log में आना, ये तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। कल इस पर हम लोग बहुत सारा सवाल भी बनाए थे, ठीक है। आज जो है लॉगरिथम का फॉर्मूला को जरा एक बार फिर से प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, और उस पर आज सवाल भी करवाएंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्मूले जो है जरा उसको देखिए। कुछ तो बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको जान लेना चाहिए, हमेशा यूज होगा, और उसके बाद कुछ जो हम लोग प्रूफ करेंगे। इधर देखिए, लॉगरिथम समझ गए क्या है, ठीक है। लॉगरिथम का सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है, इतना तो दिमाग में बैठा लो कि लॉगरिथम का स्टडी करने का मतलब एक्सपोनेंट का स्टडी करना, ठीक है। इंडिसेज, घात जो हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, तो घात में जो होता है कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। कौन कौन? पहला पढ़ते हैं, गुना में पावर क्या होता है बाबू? जुड़ जाता है। अगर बेस सेम रहे तो, आधार अगर सेम रहे तो पावर क्या होगा? जुड़ जाता है। अगर भागा में है माइनस हो जाएगा। आराम से सब बेसिक चीज पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 देने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और किसी भी संख्या पर पावर 1 देने पर वो संख्या वही रहता है, ठीक है। अगर इन पर अगर हम लॉग अप्लाई करें, लॉग के रूप में इसको क्या लिखेंगे? 0 बराबर लॉग, ठीक है, समझ में आ रहा है? इस पर अगर अप्लाई करें तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 बराबर लॉग ए बेस पर ए। समझ में आ रहा है? ये दोनों आपके बेसिक फॉर्मूला है लॉगरिथम के, कि किसी भी log 1 का जो वैल्यू होगा, चाहे आपका बेस कुछ भी रहे, ठीक है, log 1 का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? आपका 0 होने वाला है। log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है? 0। नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। ये दोनों तो रेडीमेड ऑटोमेटिक आ गए देखने के साथ, ठीक है। अब आते हैं कुछ नए फॉर्मूले, जरा उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। इधर देखो, हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं। अगर लॉग में 2 नंबर दिया हुआ है, लॉग ए बेस पर x, लॉग ए बेस पर y, ठीक है। लॉग में अगर दोनों का आधार सेम रहे, जोड़ में है, ठीक है, हमको पता है कि लॉग किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको निरूपित करता है? पावर को, ठीक है। तो दिक्कत तब पावर जोड़ में कब होता है? पावर कब जुड़ता है? जब गुना में हो, ठीक है। तो इसको अगली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग ए बेस पर एक्स वाई। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो लॉगरिथम तो अभी तो हम तक पढ़ना शुरू किए हैं, हमको अगर प्रूफ करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? घातांक पर जाना पड़ेगा, ठीक है, इंडिसेज पे जाना पड़ेगा।
करते हैं। सपोज कीजिए इसको हम कुछ मानेंगे और इसको भी कुछ, लेट या फिर माना कि, ठीक है, log a बेस पर x बराबर m, ठीक है, एंड log a बेस पर y बराबर n। अब इसको अगर हम, ठीक है, log हटाएंगे तो अगला लाइन में इसको क्या लिखेंगे बाबू, जरा बोलना। x बराबर a के पावर क्या हो जाएगा m। क्लियर है ना? यहां से भी अगर log हटाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा a के पावर n। समझ में आ रहा है? अब जरा देखो तुमको क्या लाना है, एक्स वाई लाना है, एक्स वाई लाना है ना? क्या दोनों को क्या करेंगे कि एक्स वाई आएगा, मैं गुना कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया, ये तुम्हारा समीकरण 2। 1 और 2 को गुना करने पर x इंटू वाई बराबर a के पावर m इंटू a के पावर n। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी कि बाबू हो जाएगा a के पावर तुम्हारा m प्लस n हो गया, ठीक है, a के पावर m प्लस n। अब देखो अब हम चाहते हैं कि इसको जो लॉग के रूप में लिखें, लॉग के रूप में लिखें। लॉग किसको लिखता है, पावर को ना, यानी कि इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। a के पावर m प्लस n बराबर एक्स वाई आ चुका है मेरा, इसी को उलट के लिख दिए हैं। तो m प्लस n बराबर क्या होगा, लॉग a, और ये क्या है एक्स वाई। और m आपने किसको माना था, m log a बेस पर x को, और n किसको माना था, log a बेस पर y को। इतना बार आपने क्या ला दिया, log a बेस पर x। समझ में आ गया? अगर आधार सेम रहे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? आधार सेम रहे, अगर दोनों जोड़ में है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछे, अच्छा दो चीजें हैं जब उसको जान लीजिए, अब बता दे रहे हैं। लॉगरिथम हमको दो तरह के मेनली स्टडी करना रहता है, दो तरह के लॉग होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है कॉमर्शियल लॉग, ठीक है। पहले हमको बता देना चाहिए था, बताए हुए भी उसे पहले की क्लास में। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का क्या खासियत है, इसमें बेस कितना रहता है, नहीं, बेस इसका ई रहता है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स इस समय यूज करते हैं, या फिर साइंस में जहां भी काम करेंगे वहां पर बेस मेरा क्या रहेगा, ई। और ई का वैल्यू कितना होता है, 2.71828। कम से कम 5 अंक तक याद रहना चाहिए। याद करने का आसान तरीका, 7 1 8, 8 कितना बार आया है, 2 बार, ठीक है। 2.71828 याद रहेगा ही। और जब नॉर्मल जो है डेली लाइफ में अगर हम लोग काम करते हैं, हमारा बेस क्या रहता है, 10 रहता है, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कहीं पर बेस न लिखें, मैथ में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो कॉमर्शियल लॉग यूज करेंगे। अगर कहीं पर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस आपको कितना समझना है, 10, ठीक है। समझ आ रहा है? अब फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉग को जो है ना शॉर्ट में वहां पे एल एन लिख देगा, एल एन, ठीक है। एल एन का मतलब हो गया आपको नेचुरल लॉग का बात कर रहा है वो, ठीक है। वहां पर बेस आपका कितना है, ई है, ठीक है। और ऐसे हम लिखे हुए हैं log 2, यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखे हैं, यहाँ बेस कितना है 10। अगर हम लिख दे ln2 तो अब मेरा बेस कितना हो जाएगा, e। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ये वाला फॉर्मूला तो प्रूफ समझ में आ गया ना। सबसे पहले इसको माने m, इसको फिर इस फॉर्म में लिखें। उसी तरह से इसको सपोज किए n, इसको ऐसे लिखें। हमको लाना था एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर पावर यहाँ पे जुट गया। उसके बाद थोड़ा सा सीधा करके फिर पावर को लॉग के रूप में लिख दिया। समझ आ रहा है? अगर अब तुमसे कोई पूछे इस तरह का हम दे दें कि इसको सिंगल लॉग में लिखो, हम बोल रहे हैं कि log 2 प्लस log 3 इक्वल्स टू क्या होगा, log, मतलब बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस तो मेरा 10 है, यानी कि यहाँ पर 10 ही रहेगा, ठीक है। 2 इंटू
समझ में आ रहा है? लॉग कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना कि अगर जोड़ में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो ही नंबर के लिए सही है, अगर 3 को रहेगा तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 रहेगा तो चारों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, जरा देख लेते हैं, तो उसको प्रूफ कर देते हैं। उसी तरह से आप आगे भी कर सकते हो। इधर देखो, सपोज करो हमारे पास है लॉग ए बेस पर एक्स वाई जेड, 3 नंबर है। हमको पता है कि अगर 2 नंबर रहेंगे, ठीक है, तो हम उसको जोड़ में तोड़ सकते हैं। 2 नंबर रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? जोड़ में तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर का गुना है, तो कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके वो सिंगल नंबर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर लॉग ए बेस पर मान लो तुमको दे दिया 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है, तुम इसको अगला लाइन में ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लॉग ए बेस पर 2 गुने 15 लिख सकते हैं। ये 2 संख्या में हो गया, इसका मतलब बोला फॉर्मूला लग जाएगा। जब वो फॉर्मूला लगेगा तो लॉग ए बेस पर 2 प्लस लॉग ए बेस पर क्या हो जाएगा? 15। ठीक, हाँ कर रहे हैं वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये 15 है, ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखे थे? 15 कैसे आ जाता है? 3 गुने 5 करने पर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। फिर से यहाँ पर बोला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए बेस पर 2 लॉग ए बेस पर 3 लॉग ए बेस पर 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास 3 संख्याएं थी तो तीनों को हम क्या कर दिए? अलग अलग में जोड़ में लिख दिए। उसी तरह से 4 संख्याएं रहेंगी तो 4 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इधर अगर 3 संख्याएं हैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस पर x प्लस लॉग ए बेस पर y प्लस लॉग ए बेस पर z। कैसे हुआ भाई? हम इन दोनों को एक संख्या मान लिए, तो अगला लाइन में मेरा क्या हो जाएगा? लॉग ए बेस पर x प्लस लॉग ए बेस पर वाई जेड। जैसे ही ये वाई जेड हुआ हम इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि लॉग ए बेस पर x प्लस लॉग ए बेस पर y प्लस लॉग ए बेस पर z। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर 10 संख्याएं रहेंगी 10 पार्ट में टूट जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बना देते हैं जनरल। यहाँ पर x1 x2 सॉरी x1 x2 x3 से लेकर के xn, n टर्म है। ठीक है, n नंबर्स है तो कितने बार में टूटेगा? ये n नंबर्स में। ठीक है, लॉग ए बेस पर x1 प्लस लॉग ए बेस पर x2 प्लस लॉग ए बेस पर x3 लेकर के लॉग ए बेस पर xn। सुन में आया ये? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कुछ सवाल करते हैं, इस पर कुछ सवाल बनाते हैं। यह देखिएगा, मान लीजिए कि हम आपसे पूछें लॉग, ठीक है, 2/3 प्लस लॉग 3/4 लॉग 4/5 प्लस लॉग 5/6 का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से पहले देखो, पहले 1/3 सुनना रहा है क्यों? अगले लाइन में जब जाएंगे इधर, यानी कि सब जोड़ में है, सबका बेस सेम है, कुछ बेस नहीं दिया, बेस कितना है? 10 है। ठीक है, लॉग 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5 गुने 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या है ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, पहले 3-4 दिन से क्लास चल रहा है ना, इसमें लोग जान के इसलिए उड़ रहा है। ठीक है, इधर देखना, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, कितना बचा? 2 और 6, कितना बार में? 3 बार में। तभी इसका आंसर कितना हो जाएगा? लॉग 1/। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे दे दें इधर
लॉग 1/2, लॉग 2/3, लॉग 3/4, उसी तरह से अगला क्या आएगा 4/5, फिर 5/6 लॉग के साथ लॉग 99/100 दे दिए। जरा इसका वैल्यू निकालो, उसको और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो। कल इतना कुछ बताए थे। कॉपी कलम पर काम करो, कॉपी कलम पर, कॉपी कलम यूज करो, कॉपी कलम का यूज करो। यानी कि इसका जो होगा लॉग 1/2 गुने 2/3 गुने 3/4 गुने ऐसे करते हुए जाएंगे 99/100। ठीक है, हाँ। इधर 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 यहाँ पर आएगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, 99 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी तो पहले आया होगा 98/99, ये भी कट जाएगा और 98 इधर कहीं कट गया होगा अपना। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास लॉग 1/100। अब कल से हम बता रहे हैं कि अब ऐसा चीज आ गया। ठीक है, इधर रखना। तो फिलहाल तो ये फॉर्मूला नहीं बताए हैं, लेकिन कल जितना हम लोग बेसिक पढ़े हैं और मान लीजिए कि इसका वैल्यू निकालना है x बराबर लॉग 1/100। अभी हम फॉर्मूला नहीं बताए हैं इसलिए बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पूछने के क्या है 10 है, जब लॉग हटाएंगे 10 के पावर x बराबर 1/100। कल यह काम किए हुए तुम लोग 1 कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोले 10 के पावर -2। ठीक है, तब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है -2। ठीक है, अभी थोड़ा आगे फॉर्मूला बताएंगे तो वहां से देखने के साथ पता चल जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे 10 के पावर -2। आगे सीखेंगे कि अगर जो भी यहाँ पर पावर रहता है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि -2 लॉग 10 बेस पर 10। और ये चीज तो अभी बताए हैं कि जब नंबर और बेस सेम रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। इसका -2 × 1 कितना हो जाएगा -2। सुना रहा है? तो लॉगरिथम में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी जो बेसिक कैलकुलेशन चाहिए आपके पास। ठीक है, इधर देखना, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ठीक, इसी फॉर्मूला से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं जिसका भी यूज किया हमने कि अगर पावर में रहेगा तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को पहले प्रूफ कर लेते हैं। इधर देखिएगा, हमको पता चल गया है इधर अगर लॉग में बहुत सारे नंबर अगर मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, तो इस तरह से जोड़ में टूटेंगे। सपोज कीजिए हमने लिया लॉग a बेस पर x के पावर m लिया। x के पावर m का मतलब क्या होता है x गुने x गुने x गुने x कितना बार m बार, क्योंकि मान लीजिए हम 2 के पावर 10 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार 10 बार। तो x के पावर m है, इसका मतलब हो गया x गुने x कितना बार m बार। यानी कि इसको लिख सकते हैं बाबू लॉग a बेस पर x गुने x गुने x गुने x टोटल कितने हो गए m टाइम्स। अब m कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, लाख हो सकता है। ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन हमने लिख दिया कि हाँ ये कितने बार है m बार है। और हम पढ़ के आ रहे हैं कि लॉग में, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में रहते हैं वो किसमें टूट जाते हैं जोड़ में। ये क्या हो जाएगा अगला लाइन में तुम्हारा लॉग a बेस पर x प्लस लॉग a बेस पर x लॉग a बेस पर x कितना बार जाएगा m बार जाएगा ना। ठीक है, प्लस डॉट डॉट लॉग a बेस पर x m टाइम्स, यानी कि m बार। ठीक है, अब जरा बेसिक चीज, अगर हमको एक ही नंबर को बार बार जोड़ना रहता है, मान लो कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 10 बार, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं जोड़ना है 2 2 2, क्या लिखते हैं 2 गुने 10। ठीक है, जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ना रहे, जितना बार जोड़ना रहे उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम 3 को जोड़ना है 15 बार, 3 3 3 3 15 बार, क्या करते हैं 15 गुने कर देते हैं, कोई दिक्कत। अगर हमको रहे 7 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7,
ठीक है 10 टाइम्स, तो 7 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 7, बस सुना रहा। तो यहाँ पर भी log x log x log x log x कितना बार है, m बार। इसको जोड़ना है तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, m इंटू लॉग ए बेस पर x। आ गया, जो पावर जो था आपका वो किस में आ गया, आगे मल्टीप्लाई में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो, याद रहेगा ना ये, सपोज करो एक क्वेश्चन देते हैं, जरा इसका वैल्यू बताना। लॉग ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर बाई ए बी। क्या सोल्व करो इसको, सब जोड़ में है। हाँ, जब इसको करेंगे इधर, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी। अगला लाइन में लॉग, ऊपर में तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे में यहाँ पे देखो बी है और बी है तो बी स्क्वायर, सी है बी का हो गया सी है सी स्क्वायर, ए है ए स्क्वायर, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बच गया, log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। log a बेस पर 1 log 1, इसका बेस कोई भी रहे लेकिन log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लो, ये आसान रहेगा। मान लो कि पूछ दिया log a बाई बी, ठीक है, प्लस log b बाई सी प्लस log c बाई ए, इसका वैल्यू कितना होगा। log 1 आ जाएगा, log 1 का वैल्यू कितना, 0। एकदम कुछ कुछ जो बेसिक है ना क्वेश्चन जो है, देखिए ये सब जो फॉर्मूला जो बताए थे कि ये मल्टीप्लाई में है तो जोड़ में टूटेगा, अभी आगे कुछ और फॉर्मूला बताएंगे, ये सब बीच में काम करेंगे। आपका क्वेश्चन आकर के खत्म होगा या तो ये फॉर्मूला पर, बेस अगर सेम है, नंबर सेम है, वैल्यू 1 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 1 आ गया तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी पर खत्म होंगे, बाकी ये सब जो फॉर्मूला ये बीच में काम आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लिखिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कैसे, log a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, कट के कितना हो गया बाबू, log 1, इसका वैल्यू कितना, 0। ठीक है, टाइम हो गया क्या, एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन। इधर देखना जरा, बाबू इधर देखना, log, ठीक है, बी सी बाई ए log सी ए बाई बी log ए बी बाई सी। ठीक है, अब बेस इधर रुक जा, अब बेस मेरा है ए बी सी, बेस मेरा क्या है, ए बी सी है, बेस मेरा ए बी सी है। ठीक है, बेस मेरा क्या है, ए बी सी, इसका वैल्यू कितना, हाँ तीनों का ए बी सी है, तीनों का बेस जो है मेरा ए बी सी है। वन। ऊपर में कितना बचा,
आया 1? क्यों? क्योंकि लॉग ये हो जाएगा आपका ए बी सी, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बाई ए, सी ए बाई बी इंटू ए बी बाई सी। यहाँ पे देखो, ए से एक ए कैंसल, बी से एक बी कैंसल, सी से एक सी कैंसल, यहाँ पर ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया। लेकिन लॉग ए बी सी बेस पर ए बी सी, जब नंबर और बेस आपके सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, कल और भी आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।